एक्सप्रेस से। तो देखिए अभी हम बरखेड़ा पांडे काशीपुर तहसील के उधम सिंह नगर ज़िले में हैं और देखिए यहाँ बरखेड़ा पांडे के हम विश्वनाथ गौतम के घर पर हैं, जिन्होंने अभी पीसीएस क्वालिफाई किया है और कितने संघर्ष के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली से इन्होंने मेहनत के साथ संघर्ष के साथ आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पता करेंगे किस प्रकार की एजुकेशन के साथ इन्होंने तैयारी की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। तो मैं जो शुरुआत करूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उन्हें सिविल सेवा वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती है इतनी कि क्या परीक्षा है। बस इतना जानते हैं कि डीएम होता है, कोई एसडीएम होता है, कुछ होता है। तो जब मैं अपना हाई स्कूल स्तर पर कर रहा था पढ़ाई, तो मैंने जी पंत काशीपुर से पढ़ाई की है। वहाँ पर रविराज जी एक टीचर थे, उनका खैर क्लास तो नहीं लगती थी हमारे उसमें, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास लेते थे बच्चों की। खासकर वो कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टीचर रखते हैं, तो वो लेते हैं। तो हालांकि मैं तो होशियार था बच्चा, लेकिन फिर भी मैं चला जाता था क्लास में उनके लिए लेने। जब उनकी क्लास लेने जाता था तो वहाँ पर वो लेक्चर देते थे कि भाई कोई परीक्षा ऐसी भी होती है। वो खुद भी लोअर पीसी की तैयारी कर रहे थे उस समय। तो वहीं से मुझे जानकारी मिली कि कोई सिविल सेवा परीक्षा होती है, कि किस तरह से डीएम बनते हैं, किस तरह से एसडीएम बनते हैं। तो मुझे जानकारी तो वहाँ पर हो गई थी, तो उन्हीं के थ्रू मुझे सबसे पहले जानकारी मिली। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गाँव के जो क्षेत्र के बच्चे होते हैं, माँ बाप तो इतने शिक्षित होते नहीं हैं कि बच्चों को जानकारी दे पाएँ कि किस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करना, किस तरह से नहीं करना है। तो मुझे सबसे पहली जानकारी वहीं से मिली, वो मेरे मार्गदर्शक की तरह रहे। उसके बाद मेरा जो एम था वो वैज्ञानिक बनने का था, लेकिन घर की स्थिति इतनी मतलब विकट थी कि आर्थिक स्थितियाँ कि वो मैं पढ़ाई जैसे तैसे करके जारी रख रहा था। तो मैंने यहाँ से राधेरी से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। तो इसमें ऐसा हुआ था कि हम पर थोड़ा कर्जा वगैरह भी हो गया था। तो कर्जे के चक्कर में हमें तो अपने जो घर की ज़मीन वगैरह थी वो बेचनी पड़ी। अब इसमें हमारा जो हमारे मम्मी पापा थे उनसे हमने डिस्कस किया और ये हुआ कि जो कर्जा देना है वो तो देंगे ही, उसके अलावा हमें कुछ 1-1.5 लाख रुपये अपने आईएएस की कोचिंग वगैरह के लिए मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसमें से मैंने अपना ये लिया और मैं दिल्ली चला गया कोचिंग करने के लिए। ये लगभग 16-17 के में मैंने लगभग 1.5 साल वहाँ कोचिंग की थी। और इसी बीच मैंने ऐसा होता कि बच्चे जाते के साथ ही एकदम से तो दबाव भी होता है कि पैसे तो लिमिटेड थे, कर्जा भी हो रखा है, घर में आर्थिक स्थिति खराब है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते के साथ ही कि यार इसी अटेम्प्ट में निकल जाए, उसमें निकल जाए। तो हम जाती पूरी तैयारी किए बिना हम सीधे अटेम्प्ट दे देते हैं, जबकि बड़ा एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल का और हमें थोड़ा लगभग 2-2.5 साल तो तैयारी करनी चाहिए। पहले प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद हमें एग्जाम देना चाहिए। और होता क्या, ऑल इंडिया में लगभग बच्चे ऐसे ही मार खाते हैं, वो जाते ही पहले अटेम्प्ट देना शुरू कर देते हैं कि अब तो हम कर ही देंगे। और कुछ कोचिंग वाले भी ऐसा करते हैं कि बच्चों को दिमाग भर देते हैं कि तुम तो पहले अटेम्प्ट क्लियर कर दोगे, ऐसे करो ऐसे करो। तो उससे जो है बच्चों को बचना चाहिए, मैं ये कहूँगा पहले थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा भी ये रहा कि मैंने वहाँ जाते ही वो पहले दूसरे साल में ही 2 अटेम्प्ट दे दिए। अब मैंने वहाँ पर 2 अटेम्प्ट दे दिए, वो 2 अटेम्प्ट में मेरे क्वालिफाई नहीं हुए। तो उसके बाद पैसा तो हमारे पास लिमिटेड था, क्योंकि ज़मीन बेच के हम जैसे तैसे करके गए थे, तो वहाँ तो आने नहीं था पैसा, इतना था वो खत्म हो गया। तो मैं लगभग 17 में ही वहाँ से वापसी आ गया। अब तैयारी के लिए ना तो वहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए पैसा, ना किसी चीज़ के लिए पैसा। इसी बीच में यहाँ उत्तराखंड में अपना लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की वैकेंसी आ गई थी। तो उसमें भी मैंने दिया, दोनों मेरा उसका भी मैंने पिछली बार मेंस दिया था। तो मैं जो था, हम जब पहले एग्जाम शुरू करते हैं तो हम प्री ओरिएंटेड या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ प्री क्वालिफाई किया, मतलब ये समझिए कि जिले स्तर पर मेरा स्थान था उसमें। लेकिन जब मैं मेंस देने बैठा तो मेंस में मैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं मिनिमम, वो भी प्राप्त नहीं कर पाया। अब सोचिए, एक बंदा जो प्री में हाईएस्ट मार्क ला रहा है और वो मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पा रहा, जो मतलब पासिंग मार्क्स ही मिनिमम 35% चाहिए होते हैं, वो भी नहीं ला पा रहा। तो ये मुझे थोड़ा शर्मिंदगी लगी कि भाई हम प्री में इतना नंबर ला रहे हैं वनडे एग्जाम में और मेंस में इतना ला रहे हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर बड़े एग्जाम को निकालना है तो हमारा फोकस मेंस पे होना चाहिए। प्री अगर तुम्हारा जैसे जैसे क्वालिफाई हो रहा है किनारे पर भी हो तो उससे कोई मतलब, इसके नंबर मिले नहीं है। तो मैंने सारा फोकस मेंस पे जारी कर दिया कि अब मेंस ही करना है। तो उसका उसमें नहीं होने के बाद अब थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी वीक थी, तो अब हमारी बड़ी सिस्टर भी थी। तो हमें लगता था कि अब उनकी भी जैसे लड़का हो या सिस्टर में शादी भी करना है, सब कुछ करना है, तो दिक्कतें आती हैं। तो उन्हें सिस्टर ने भी बीएड वगैरह कर रखा था। तो सबसे पहला टारगेट था कि अगर वैकेंसी नहीं है अभी कोई, तो जिसकी वैकेंसी है उसे सर्व कराया जाए। तो उस समय एलटी की वैकेंसी आ गई थी। तो हमारी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर शालिनी गौतम, अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें अपना उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा, तो हिस्ट्री से मैंने उन्हें एलटी करके तैयारी कराई। अब पहला फोकस मैंने उन पर रखा। अब उसके बाद जब उन्हें मैंने एलटी की तैयारी की, उसी समय लेक्चर की वैकेंसी भी आ गई थी। तो उनका एलटी में भी और लेक्चर में दोनों जगह हो गया। तो उन्हें वर्तमान में लेक्चर पोस्टिंग दे दी।
अब चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब चली थी, हमारी पढ़ाई छुट्टी हुई थी इसमें, तो अब चूँकि एक जॉब मिल गई घर में, तो वो आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई। अब हमें तैयारी के लिए आगे समय मिल सकता है। तो इसलिए अब क्योंकि एज भी आ रही थी, समय काफ़ी होता जा रहा था, तो इसलिए पहले अपने आप की कोई भी जॉब सिक्योर करनी है। जॉब सिक्योर करने के लिए मैंने सिस्टम हमारे 2019 में लेक्चर बनी, तो उस 2020 में मैंने फिर से शुरू की कोई हम जॉब पकड़े। तो मैंने पहला एग्ज़ाम नेट का दिया, और नेट में पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मेरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट था नहीं, मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स वगैरह, साइंस से बैकग्राउंड था, तो मैंने MA बाद में किया उससे। तो पहले मैंने नेट क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट से, और फिर उसके बाद मैंने MA किया। अब उसी समय मैंने एक दो जगह इंटरव्यू वगैरह दिए प्रोफेसर में, तो मेरा हुआ नहीं। और इसी के बीच में 2021 में मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था, अब मेरा भाई इंटर कर रहा था, तो उसकी भी थोड़ी पढ़ाई वगैरह मैं करा रहा था घर से ही। और उस समय IIT JEE के एग्ज़ाम की भी मैंने तैयारी कराई, तो लगभग मैंने 2-2.5 महीने से तैयारी कराई, और 2-2.5 महीने में उसका अच्छी खासी मतलब रैंक आई, और वो पंतनगर में सिविल इंजीनियरिंग में हो गया BTech में। तो उसके बाद तो अब मैं पूरी तरह फ्री हो गया, क्योंकि बहन भी जॉब में हो गई, भाई भी अच्छे से सेटल हो गया। और उसी समय फिर 2021 में ही ये PCS की वैकेंसी आई। तो अब मुझे पहले ही टारगेट पता था कि मुझे मेंस ही करना है, फोकस मुझे प्री करना ही नहीं है। तो मैं एग्ज़ाम से प्री से भी 4-5 दिन पहले तक मेंस ही तैयार कर रहा था, क्योंकि डेट दे दी थी उन्होंने मेंस की, वही 2-2.5 महीने बाद हो जाएगा। तो मेंस पे फोकस कर रहा था पूरा, और इसीलिए जब प्री में जैसे क्वालिफाई हुआ, मैं सारा फोकस मेंस पे था। तो अब मेंस कभी भी हो जाए, मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। तो इसलिए अब जब मेंस हुआ तो मेरे इसमें मार्क्स भी ठीक है, अच्छे हैं, तो इसीलिए मेरा जो है क्वालिफाई भी हुआ। और संघर्ष ऐसा भी रहा, क्योंकि हम जब स्कूल से इस तरह जाते थे, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के जाना पड़ता था। तो वो संघर्ष था कि भाई हाँ, हमने जब इतना संघर्ष किया है अपनी पढ़ाई के लिए, तो हमें कुछ काबिल तो बनना ही है। ऐसा नहीं कि हाँ ना, भाई हमारी ज़मीन बिक गई, हम उसमें से अपना वो ले रहे हैं। तो ये तो था कि कैसे भी करके सक्सेस तो लेना है कहीं ना कहीं ना। अब इसीलिए मैंने नेट किया कि मुझे पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, उसमें लेवल 10 की मिलती है, और इसमें भी अच्छी है। तो मेरा यही था कि कैसे करके इसमें हो जाए। और अब अगर इसमें नहीं होता, मैंने बैकग्राउंड के लिए बना ही रखा था कि मैं नेट या जेरा के थ्रू अब मैं प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में पढ़ूँगा। तो इसी हिसाब से मैंने तैयारी की। तो अभी जो वर्तमान में जो रिजल्ट निकला है, तो इसमें आपकी क्या रैंक है और कितने मार्क्स आए हैं, इसके बारे में बताइए। है ना, तो अब जो मेंस में, इसमें मेंस और इंटरव्यू कट ऑफ अलग अलग होती है। तो मेरे 762 मेंस में फाइनल कट ऑफ है, और उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद कट ऑफ लगी है वो 882 है मार्क्स है, मतलब 882 मार्क्स है। और मेरी रैंक जो है लगभग 31 मैंने मतलब इस बार जो रैंक दी है उन्होंने सब्जेक्ट वाइज दी है। तो मेरी जिला समाज कल्याण अधिकारी में 5th रैंक है उत्तराखंड में। तो देखिए, अभी हमने बातचीत की एक सामान्य परिवार से रहे और मेहनत के साथ अपने बहन को और भाई को सेटल कराने के बाद पूर्ण स्वतंत्र होकर आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी आज जो एक सक्सेस हो चुके हैं, ऐसे विश्वनाथ गौतम जी के पास हम बैठे हैं और इनसे हमने बातचीत की है। और ऐसे ही हम बातचीत करेंगे इनके पिताजी से, जो इनके पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया और एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर और स्टूडेंट लाइफ में 5 रुपये की मजदूरी करने के बाद जो राजनीति में भी 2008 में जिला पंचायत सदस्य रहे और बड़े संघर्षपूर्ण ढंग से इन्होंने अपना जीवन यापन किया और अपना कारोबार किया। और ये बरखेड़ा पांडे में बहुत ही प्रतिष्ठित रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। और अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे किस प्रकार से आपने संघर्ष के बाद अपने तीनों बच्चों को आज इस्टेब्लिश्ड कर दिया है और आज आप किस प्रकार की फीलिंग कर रहे हैं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है। तो हम विश्वनाथ गौतम जी के पिताजी के साथ हैं, श्री महिलाल गौतम जी। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे किस प्रकार का जीवन आपने शुरुआत से किया और आज आप किस प्रकार का गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपका बेटा जिला समाज कल्याण अधिकारी बन चुका है और आप किस प्रकार की फीलिंग आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, मैंने तो अपना जीवन जो बिताया है बहुत संघर्ष से बिताया है। मेरे फादर मदर सभी मेहनत मजदूरी करते थे और छोटी सी खेती किसानी थी। मैंने भी 5 रुपए की मजदूरी करके पढ़ाई करी है और आज
यहाँ तक मेरा बेटा पहुँचा है, ये मेरा सौभाग्य है। देखिए भाव और किस प्रकार से जो है संघर्ष के बाद मन भर आता है। ये जो भाव है ये केवल और केवल खुशी के भाव है कि आज उनकी जो मेहनत है वो किस प्रकार से सफल हो रही है। तो इनके आंखों में जो आंसू हैं, इनके जो भाव है वो छलक रहे हैं, दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेहनत आज इनकी सफल हुई है। मेरे बच्चों ने जो संघर्ष किया है, मेरे बीच में जो परिस्थिति आई उसमें मेरे बच्चों के लिए बहुत संघर्ष का समय आ गया था, जिससे कि मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता था। और आज मेरे बच्चे सब अच्छी जगह पर हैं। मेरी बेटी लेक्चरर है, मेरे बेटे ने आज जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद पाया है। छोटा बेटा मेरा बीटेक फाइनल कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है और आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ, शायद मुझे ये पल देखने को मिलता अगर हो सकता है कि मैं जिस परिस्थिति में था कि जीवित भी ना होता, परंतु आज मुझे बहुत खुशी है और बहुत खुशी के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरा सहयोग किया और आज भी कर रहे हैं, और मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। समाज सेवा आज तक मैंने की है और अभी भी कर रहा हूँ। जैसी परिस्थिति में हूँ वैसे ही सबके साथ तैयार रहता हूँ। देखिए मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मैंने शुरू से जो है इनकी मेहनत को देखा है। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत करके समाज सेवा के साथ अपने परिवार का भरण पोषण किया है। इसका मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं और इनकी मेहनत और समाज सेवा केवल गांव में नहीं अपितु आसपास के क्षेत्र में भी जो है प्रसिद्धि लेकर जानी जाती है और इनका नाम जो है इस क्षेत्र में नहीं आसपास के क्षेत्रों में भी लोग एक समाज सेवी के रूप में जानते हैं। और बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इनका बेटा समाज कल्याण अधिकारी बन चुका है, बेटी लेक्चरर है और छोटा बेटा बीटेक कर रहा है पंतनगर से। देखिए बड़े ही गौरव का विषय है कि आज पूरा परिवार इनके द्वारा कड़ी मेहनत के द्वारा सक्सेस किया हुआ है। ये बहुत ही खुशी का पल है। जो पल जो आंसू अभी आपने देखे, जो भाव देखे, वो ये खुशी के भाव हैं। और कहीं ना कहीं जब मेहनत रंग लाती है तो माता और पिता को किस प्रकार से गर्व होता है ये आपने स्वयं देखा। नमस्कार। जब मैंने बीच में अपनी सिस्टर को लेक्चरर आईटी की तैयारी करना शुरू किया था, बीएड वगैरह जब करी हुई थी वो, तो होता क्या कि गांव में आसपास में या रिश्तेदार वगैरह कहीं और लोग भी क्या करते हैं कि बहुत से कहते हैं कि अरे लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों ध्यान दे रहे हो लड़की को। ये स्थिति हमारे पापा के साथ भी आई। बहुत से लोग ये कहते थे कि ये लड़की को पढ़ा रहे हैं, लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये मेरी सिस्टर मुझसे खुद भी कहती हैं कि मेरे पापा ने कभी मुझे पढ़ाई के लिए रोका, हमेशा वो प्रमोट करते रहे कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ पढ़ाई में और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मुझसे हमेशा ही कहती हैं। और जब मैं उन्हें पढ़ा रहा था तो मुझसे भी ये बात सामने आई कि अपनी बहन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो पढ़ाई लिखाई पे। अब जब हमारी सिस्टर लेक्चरर बनी तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, उसके बाद उन्होंने हमें दोनों भाई को, छोटे भाई थे हम दोनों को पूरा सपोर्ट दिया और आर्थिक मदद भी हमारी शुरू से उन्होंने की जब जॉब लगने के बाद। तो उसके बाद जैसे हमें पापा ने बताया कि हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं हो सकती। तो उसके बाद हमारी सिस्टर ने हमें, मतलब क्योंकि घर से एक जॉब जाती है, तो उन्होंने अपना पूरा ये कह सकते हैं कर्तव्य निभाया पूरा अपने छोटे भाई बहन के लिए, मतलब छोटे भाइयों के लिए और पूरे परिवार के लिए। और उसी के बाद जो है मैं और मेरा भाई जो है अच्छी जगह पहुंच पाए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बहन का सहयोग, मेरी मम्मी का सहयोग, मेरे पापा का सहयोग, मतलब हमारे फैमिली का सहयोग। साथ ही ऐसा भी होता है कि कभी कभी खाने पीने को भी नहीं होता है, तो हमारे आसपास के लोगों ने भी, गांव के क्षेत्र के लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने नहीं की, क्योंकि समय समय पर लोग जब इतनी बुरी स्थिति हो जाती है तो लोग हाथ चला के पूछते रहते हैं, तो वो हमें वैसे ही मदद करते रहते थे। और जो कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तेदार वगैरह नहीं अच्छा चाहते हैं, वैसे हमारे लगभग सभी रिश्तेदारों ने हमें हमेशा मदद की। आके वो हालचाल पूछ के कुछ भी मदद करके कि हाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, हमेशा फ़ोन पर ही पूछते थे और वैसे ही मदद करते जाते थे। तो हमें लगभग सभी का सहयोग मिला है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने हमें जो है हमारे गलत किया हो या बुरा चाहो, हमें सभी ने मदद की। देखिए कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान जो है समाज रहा है और बेटियों की एजुकेशन को लोगों ने जो है गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन एक सामान्य परिवार होने के बाद भी बेटी की शिक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रहे। महिला जी ने हमेशा बेटी को प्रोत्साहित किया
और उसकी एजुकेशन को हमेशा ऊपर ले जाने का प्रयास किया, तभी वो आज जो है लेक्चरर है और तीनों बच्चे इनके जो है सक्सेस हो चुके हैं और ये अपने परिवार में बहुत ही खुश हैं। नमस्कार।